Hello everyone, welcome to Guru Mantra Academy and I am Arpit Chaturvedi. I hope you all are doing well and fine. So we are here again. So in this class I'll be discussing about the photosynthetic pathways and photorespiration. This is something that we are covering for our GATE botany syllabus. Okay. So if we talk about क्या होता है फोटोसिंथेटिक पाथवेज में, क्या हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक पाथवेज की अगर बात करी जाए तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस जनरली अगर हम उसको एक डेफिनेशन देना चाहें तो हमको पता है इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट टू केमिकल एनर्जी। और किस तरीके की केमिकल एनर्जी? हमारे जो रिड्यूसिंग पावर्स हैं वो, और उन रिड्यूसिंग पावर्स को यूज करके वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिनको वो यूज करते हैं अपने जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरत है, एटीपीज जो हमको अपने सेल के लिए चाहिए उसके लिए। ओके, तो फोटोसिंथेसिस जितना देखने में आसान लगती है, जितना समझने में आसान लगती है, उसमें उतनी ही सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो इसको मुश्किल बनाती हैं, कठिन बनाती हैं। फोटोसिंथेटिक पाथवेज पे अगर हम लोग फोकस करें या फोटोसिंथेटिक पाथवेज पे अगर हम जानने की कोशिश करें कि क्या है, तो जनरली हुआ क्या था कि सबसे पहले एक नॉर्मल फोटोसिंथेसिस बनी। उस नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में दो फेज ऑफ रिएक्शन थी, एक थी लाइट फेज और एक थी कार्बन रिएक्शन या डार्क फेज। तो हुआ क्या, इस कार्बन रिएक्शन या डार्क फेज में हमको देखने को मिली C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, और लाइट रिएक्शन जैसे चलती है वैसे ही चलती रही हमेशा से जैसी बनी है। लेकिन इस कार्बन रिएक्शन में जो हमारी C3 साइकिल थी, इसमें कुछ खामियां थी। जैसे कि सबसे बड़ी जो एक खामी थी वो थी फोटो रेस्पिरेशन की। ठीक है, क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन? अभी के लिए अगर हम देखना चाहें तो हमें ये पता है कि रूबिस्को जो हमारा एंजाइम होता है, ठीक है, रूबिस्को जो एंजाइम होता है, इसमें दो एक्टिविटी होती है। एक होती है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, एक होती है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में ये CO2 को एक्सेप्ट करता है और RUBP पे ऐड करवाता है, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और RUBP पे ऐड करवाता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन को ये ऐड करवाता है तो जो हमारी यील्ड है वो बहुत कम हो जाती है। तो बेसिकली ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रूबिस्को की जो कार्बन रिएक्शन की ओवरऑल यील्ड है उसको बहुत कम कर रही थी। मतलब ATP भी ज्यादा यूज कर रहे हो और यील्ड भी बहुत कम कर रहे हो, एनर्जी भी बहुत कम जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि C3 रिएक्शन का एक ड्रॉबैक था ये। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, तो हमको क्या करना था, हमको ये कोशिश करनी थी कि हम किसी तरीके से इस जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उससे थोड़ा सा बच जाए या उससे थोड़ा सा उभर जाए, कुछ ऐसा करें कि जो रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है वो कम हो जाए। तो प्लांट ने खुद को इवॉल्व किया और बनाया C4 साइकिल, या हम ये कह लें उसने बनाया एक C4 पाथवे। पहला C3 पाथवे नॉर्मल चल रहा था, फिर बना C4 पाथवे। फिर क्या हुआ, फिर कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो कि डेजर्ट एरिया में रहते थे, बहुत गर्म एरिया में रहते थे, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा रहता था, वाटर लॉस बहुत होता था दिन में अगर स्टोमेटा ओपन होते हैं तो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर आप स्टोमेटा ओपन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है और वो प्लांट के लिए बिल्कुल बेरेबल नहीं है। तो प्लांट्स ने कोशिश करी, क्योंकि हमें क्या होता है, हम स्टोमेटा ओपन करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए और बाई चांस वहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। तो अगर हम गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा ओपन करेंगे, ठीक, अगर हम गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा ओपन करेंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा, और वाटर पहले ही नहीं है जीरो फिटिंग एनवायरनमेंट में। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम स्टोमेटा ओपन ना करें। लेकिन स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे तो CO2 अंदर कैसे आएगी और O2 बाहर कैसे जाएगी? ठीक है, तो उन प्लांट्स में कोशिश करी गई स्टोमेटा को रात में ओपन करके CO2 को एक्यूमुलेट करके रख लेने की, और फिर नेक्स्ट डे दिन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस हो सकती हो तब इस CO2 को प्लांट के अंदर से ही सेल से निकाल के यूज करने की। तब हमारी नई पाथवे डेवलप हुआ, उसको हम कहते हैं कैम। ठीक है, तो C3, C4 और कैम ये हमारे तीन फोटोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं। और यूं क्यों बने फोटोसिंथेटिक पाथवे? क्योंकि हमें जरूरत थी कुछ चेंज की, कुछ बदलाव की, कुछ ऐसी चीजें बनाने की जिसकी मदद से हमारी फोटो रेस्पिरेशन हम खत्म कर सकें, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जो हमारी वाटर वेस्टिंग की मैकेनिज्म थी उसको भी खत्म
कर सकें। ठीक है, तो अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें तो हमको यही देखने को मिल रहा है कि केमिकल प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस की होती है, या हम ये कह लें जो डार्क रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन रिएक्शन होती हैं, जो कि स्ट्रोमा में होती है क्लोरोप्लास्ट के, उसमें हमारे साथ यही दिक्कतें आ रही थी। कौन कौन सी दिक्कतें, कि हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम CO2 को यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल और हम बनाते हैं C6H12O6 या हम बनाते हैं ट्रायोस फॉस्फेट और उससे हम ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस CO2 को यहाँ तक ले जाने के लिए, या हम ये कह लें कि इस CO2 को यहाँ तक ले जाने के लिए, बनाने के लिए जो हमारी साइकिल है वो है C3 साइकिल। नॉर्मल चल रही है। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि जब C4 और कैम बन गई तो क्या C3 चलना बंद हो गई? नहीं, C3 साइकिल जिसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं, ये सब में मिलेगी, सब में। बस इस C3 के जो पहला एंजाइम है रूबिस्को, जो पहला एंजाइम है रूबिस्को, वहां तक CO2 को पहुंचाने का जो रास्ता होता है वो मैनिपुलेट कर दिया जाता है। पहले तो नॉर्मली CO2 पहुंचती है, जब नॉर्मल पहुंचती है तब उन प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कहते हैं और उसमें सिर्फ C3 साइकिल चलती है। फिर हम कोशिश करते हैं कुछ बदलने की इस तरीके से कि हमारा जो प्लांट है वो फोटो रेस्पिरेशन को कम कर दे, तो उन प्लांट्स को हम C4 प्लांट कहते हैं, वहां C4 प्लस C3 साइकिल चलती है। ठीक है, फिर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि जीरो फिटिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो वाटर वेस्ट नहीं कर सकते, दिन में स्टोमेटो ओपन नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं कैम प्लस C3, लेकिन उनको हम कहते हैं कैम प्लांट्स और प्लस उसमें C3 साइकिल चलती है। C3 सब में चलती है क्योंकि CO2 को एक्सेप्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता C3 साइकिल के अलावा, या कोई भी इसको नहीं कर सकता। तो बेसिकली इन पाथवेज को, जो कि फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन में होते हैं, इनको हम एक साथ फोटोसिंथेटिक पाथवेज कहते हैं। और लाइट रिएक्शन हमारी सिमिलर जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी सब में। तो एक एक करके अगर मैंने देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले निकल के आती है C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। C3 साइकिल या केल्विन साइकिल जो है हमको देखने को मिलती है सब हर जगह। ठीक है, ये हर जगह देखने को मिलती है और इसका जो मेजर एंजाइम होता है रूबिस्को, ये पूरी अर्थ पे मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम है, या हम ये कह लें मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन है। इससे ज्यादा प्रोटीन हमें कोई कहीं देखने को नहीं मिलता रूबिस्को। इस रूबिस्को की खास बात होती है कि इसके पास दो एक्टिविटी होती हैं, एक कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेज, और एक ऑक्सीजनेज। तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में ये आउटर एनवायरनमेंट से CO2 को लेके ऐड करवाता है RuBP पे। ठीक, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में O2 को लेके ये RuBP पे ऐड करवाता है। बेसिकली अभी के लिए C3 साइकिल में हमें इस पार्ट पे ध्यान देना है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी पे। ऑक्सीजनेज, जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रूप इसको शो करता है तो उसी को हम फोटो रेस्पिरेशन कहने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले मेल्विन केल्विन ने क्लोरेला में ऑब्जर्व करी थी और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1961 में। ठीक है, और इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, 3PGA। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है और ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको हम C3 साइकिल कहते हैं। ठीक है, और इसमें मेजरली 3 फेजेस होते हैं। ये फेजेस आपको नाम से याद रखने हैं। फर्स्ट फेज है कार्बोक्सिलेशन फेज, फिर है रिडक्शन फेज और फिर है रीजेनरेशन फेज। बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं RuBP से। ठीक, अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूं, और यहाँ पे हम CO2 को ऐड कराना शुरू करते हैं। तो अगर हमें एक ट्रायोस फॉस्फेट या अगर हमें एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनाना है तो हमें कितनी CO2 लगेंगी? 3 CO2। तो जाहिर सी बात है कि एक बार 3PGA बनने के लिए इस साइकिल को कितनी बार चलना पड़ेगा? 3 बार। तो हमें RuBP से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस RuBP पे CO2 ऐड करवाने का जो एंजाइम होता है वो होता है रूबिस्को। रूबिस्को का फॉर्म होता है राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी CO2 को एडिशन कराने की और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी O2 को एडिशन कराने की। तो अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो स्ट्रोमा में हमारी ये केल्विन साइकिल चल रही है, जहां CO2 हमने बाहर से एक्सेप्ट करी और इस स्ट्रोमा में इस CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया? 6 CO2 लिए। क्यों? क्योंकि हमें एक ग्लूकोज बनाना है जो कि 6 कार्बन का होता है, C6H12
O6। ओके, तो सबसे पहले रूबिस्को एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हुआ और उसने कार्बन फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेज जो हमारा क्या कहते हैं एक्टिविटी है वो शो करी, और क्या किया, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो 3-PGA हमको देखने को मिला। उस 3-PGA को फिर रिड्यूस किया जाता है, उस 3-PGA को रिड्यूस किया जाता है किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या G3P में। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ही वो कंपाउंड होता है जो कि यहाँ से ईल्ड होता है या यहाँ से बाहर निकलता है, ये यहाँ से क्लोरोप्लास्ट से निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक है, और फिर जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, लेकिन कितना, एक, क्योंकि ये जो RBP लिया है वो हमें वापस भी बनाना है, जितने RBP हम लेके आए हैं हमें उतने वापस भी बनाने। तो अगर हमें 6 CO2 हमने ली हैं तो यहाँ से हमको 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन का कंपाउंड है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बाहर आ गए और बाकी के ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 10 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बाकी के क्या हो रहे हैं, वापस से कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, राइबोलोस बिस फॉस्फेट में। कितने, 6। हम 6 राइबोलोस बिस फॉस्फेट लेके शुरू किया था हमने ये। ठीक है, उसके बाद हमने 6 कार्बन और ऐड किए, 6 कार्बन और ऐड किए तो हमारे पास टोटल 12 हो गए कितने, 3-PGA। ठीक, 12 हमारे पास हो गए BPG और उसमें से हमने 2 निकाल लिए बाहर। ठीक है, और हमारे पास आगे आ गए 10 कार्बन, और इस 10 कार्बन से हमने क्या कर लिए, हमारे पास 6 राइबोलोस बिस फॉस्फेट बन के आ गए। ये 10 हमारे जो हैं 3 उसके हैं, तो टोटल हमारे पास होगा 30 कार्बन। 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, टोटल 30 कार्बन हो गए। तो हम इससे 6 × 5 यानी कि 6 जो है मॉलिक्यूल बना सकते हैं किसके, राइबोलोस बिस फॉस्फेट के। तो 6 हमने लेके शुरू करा था और 6 हम लेके वापस आ गए हैं। फिर से ये साइकिल रन करेगी और बार बार CO2 एक्सेप्ट करके ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता रहेगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहां ग्लूकोज और अदर शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होती है हमारी C3 साइकिल, और इस C3 साइकिल को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। कहीं भी कुछ भी हो ना हो, ये C3 साइकिल रन करेगी ही करेगी सब जगह, चाहे C4 प्लांट हो या कुछ भी हो। अब ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होती है कि इस केल्विन साइकिल में ये जो रूबिस्को है ये कभी कभी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है। ठीक है, और इस ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से जो ओवरऑल हमारा ईल्ड होता है वो कम हो जाती है। तो इस ईल्ड को बरकरार रखने के लिए, इस ईल्ड को खराब ना करने के लिए हम ये प्लांट ऐसा अडेप्ट किया खुद को कि हम फोटो रेस्पिरेशन को कम कर दें। और उस फोटो रेस्पिरेशन को कम करने के लिए उन लोगों ने एक नई चीज ईजाद करी है जिसको कहा जाता है C4 साइकिल या हैच एंड स्लैग पाथवे। इसमें कोशिश करी गई है कुछ इस तरीके के सेल्स के अरेंजमेंट करने की कि CO2 जो है, CO2 पहुंचे रूबिस्को तक और O2 जो है वो ना पहुंचे रूबिस्को तक डायरेक्ट। या हम ये कह लें कि O2 की कंसेंट्रेशन रूबिस्को के पास कम रहे, CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहे। होता क्या है कि एक ऑल्टरनेट पाथवे है जो कि C3 साइकिल के साथ चलता है हमारा CO2 फिक्सेशन का। क्या हमको ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या मजेदार चीज है। ठीक है, तो वो मजेदार चीज है जो अरेंजमेंट है, वो मजेदार अरेंजमेंट होता है हमारा किस चीज का, उसको हम कहते हैं क्रान्स एनाटॉमी। आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, क्रान्स एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, हमको 2 अलग अलग तरीके के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, या हम ये कह लें कि क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट सेल्स के हिसाब से अलग अलग तरीके का होता है। क्या यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड है, जो कि फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड बनता है, वो 4 कार्बन का होता है, और फर्स्ट एंजाइम जो CO2 एक्सेप्ट करता है वो भी रूबिस्को नहीं होता है। ठीक है, ऐसा पहले तो मैं ये बता दीजिए कि अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास, अगर हम समझने की कोशिश करें कुछ इस तरीके से, तो ये हमारी एक लीफ है। ठीक है, इस लीफ में यहाँ पे ये स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा के चलते यहाँ पे कुछ एयर पॉकेट्स होंगी और उस एयर पॉकेट्स को कवर करते हुए मीजोफिल सेल्स होंगे। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स ये हमारे सेंटर में हो गया हमारा वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ये हमारे जाइलम, ये हमारे फ्लोएम, और इन वेस्कुलर बंडल को कवर करता हुआ बंडल शीट सेल्स होंगे। ठीक है, ये रफ डायग्राम में बता रहा हूँ आपके समझने के लिए। बंडल शीट सेल्स होंगे और इस बंडल शीट सेल को चारों तरफ से कवर करते हुए मीजोफिल सेल्स होंगे यहाँ पे ऐसे।
ठीक है। तो आपको समझने की कोशिश करिएगा कि जब ऑक्सीजन और CO2 आएगी कहाँ से, एनवायरनमेंट से, यहाँ से बाहर से इस जगह, तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन होगी CO2 और ऑक्सीजन की वो कहाँ होगी, इन मेसोफिल सेल्स के पास। तो इन मेसोफिल सेल्स के द्वारा क्या किया जाता है, इन मेसोफिल सेल्स में ऐसा क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि रूबिस्को एक्टिविटी मिनिमल रखते हैं। ठीक है, हमारे जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स विद मिनिमल रूबिस्को एक्टिविटी, क्योंकि रूबिस्को की एक्टिविटी यहाँ पे मिनिमल रहती है, और इसमें हमको एक एंजाइम एक्टिवेटेड मिलता है हमारा पेप कार्बोक्सिलेज। या हम ये कह लें कि अगर आप इतना ना भी समझे तो रूबिस्को एक्टिविटी जो है हमारी वो मिनिमल रहती है, और यहाँ पे CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है दूसरे एंजाइम के द्वारा, और उसके बाद उस कंपाउंड को, जो 4 कार्बन कंपाउंड हम यहाँ बनाते हैं, 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ बनाते हैं, उस कार्बन कंपाउंड को आगे ले जाया जाता है बंडल शीट सेल में, और बंडल शीट सेल में मैक्सिमम एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है किसकी, रूबिस्को की। और इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपने जब सिर्फ CO2 एक्सेप्ट करी मेसोफिल सेल्स में, और O2 आपने एक्सेप्ट नहीं करी, CO2 आपने दूसरे एंजाइम के थ्रू एक्सेप्ट करी, C4 एक बनाया मॉलिक्यूल और उसको आप अंदर ले गए बंडल शीट सेल में, उस मॉलिक्यूल से आपने फिर से यील्ड कर ली CO2, और फिर आपने इस CO2 को यूज किया रूबिस्को के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे रूबिस्को के पास ऑक्सीजन पहुंची कम, जब ऑक्सीजन पहुंची कम तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कैसे करेगा, तो आपने ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कम कर दी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कम कर दी तो यील्ड बढ़ा दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा C4 जो है वो एसोसिएटेड होता है। अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो सेंटर में ये हमारा वेस्कुलर टिश्यू है, इसके बाहर हमारे बंडल शीट सेल्स हैं, और उसके बाहर हमारे मेसोफिल सेल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास मेसोफिल सेल्स में वो देखने को मिलेगी CO2 और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। तो वहाँ पे CO2 जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। इस CO2 को हम ट्रैप करते हैं पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से, और 4 कार्बन ऑक्सिलो एसीटेट सिंथेसाइज करते हैं। इस 4 कार्बन ऑक्सिलो एसीटेट को हम कन्वर्ट करते हैं मैलेट में, और फिर इस मैलेट को हम ले जाते हैं बंडल शीट सेल में। तो यहाँ पे आप देख लो कंपार्टमेंट अलग अलग है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट आपके यहाँ पे अलग अलग है। इस बंडल शीट सेल में मैलेट से पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है, CO2 जो है वो यील्ड हो जाती है, और ये CO2 एंटर हो जाती है केल्विन साइकिल में, जैसे पहली हो रही थी वैसे ही डिट्टो रूबिस्को की मदद से, और वो साइकिल वैसे ही चलती है। शुगर यहाँ से निकलती है जो कि वेस्कुलर टिश्यू की मदद से बाकी पूरे प्लांट में चली जाती है। तो ये चीज समझना कितना आसान था। ये पायरुवेट वापस चला जाता है यहाँ पे, और 3 कार्बन फिर से पेप जो है या फॉस्फोइनोल पायरुवेट की फॉर्म में फिर से वेट करता है कि नेक्स्ट CO2 आए तो पेप कार्बोक्सिलेज पेप में ऐड करके CO2 ऑक्सिलो एसीटेट बना दे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्सिलो एसीटेट, सबसे पहला एंजाइम जो एक्सेप्ट कर रहा है वो है पेप कार्बोक्सिलेज, किसमें ऐड कर रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, तो इतना इजी था C4 जो कि C3 के साथ लगा रहता है। क्या कारण कम करा आपने इसमें, आपने रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कम कर दी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचनी नहीं थी वहां तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो यील्ड थी वो मेंटेन करी गई, यील्ड जो है वो बचाई गई, यील्ड बढ़ाई गई। ठीक है, तो ये C4 साइकिल होती है। फिर आती है हमारे पास क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम साइकिल। क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम साइकिल की अगर हम बात करें तो अभी क्या था, अभी तक जो हमने देखा उसमें हमें यील्ड जो है वो करनी थी कम, मतलब बढ़ानी थी। अच्छी बात है, आपको CO2 आपने पहुंचाई, वहां O2 नहीं पहुंचाई। फिर क्या हुआ, कुछ प्लांट ऐसे आए जो कि जीरो फिटिंग एनवायरनमेंट में रहते थे, वहां पे पानी की बहुत कमी थी। अब पानी की कमी है, इसका ये मतलब था कि अगर आप दिन में स्टोमेटो ओपन करते हो तो पानी जो है वो लॉस हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है। और वाटर लॉस अगर हो रहा है, ठीक है, तो आपका प्लांट जो है वो कैसे सरवाइव करेगा, पहले पानी कम है तो। लेकिन दिक्कत है, अगर आप स्टोमेटो ओपन नहीं करोगे तो आप CO2 कैसे लोगे, क्योंकि CO2 तो आपको बाहर से लेनी है, तो CO2 लेने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में एक ऐसा मेटाबॉलिज्म डेवलप किया गया, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया जिसमें CO2 को रात में स्टोमेटा खोल के एक्यूमुलेट कर लिया जाता है, और फिर अगले दिन में जब फोटोसिंथेसिस अवेलेबल होती है, फोटोसिंथेसिस हो सकती है, तब हम वहां से CO2 को यील्ड कर लेते हैं और उसको C3 साइकिल के थ्रू बना लेते हैं, किसमें, अपने कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो जो प्लांट्स इसको
इस साइकिल को या इस मेटाबॉलिज्म को यूज करते हैं उन्हें हम कैम प्लांट्स कहते हैं। और ये हमें ज़्यादातर सेकुलेंट्स में ही देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रायोफाइलम है हमारे पास, कोलोनशी है, क्रेसुला है, सीडियम है, क्लीनिया है, इन सब में हमको देखने को मिलता है। कुछ ऑल्सो कैक्टस में हमारे पास जैसे कि ओपनशिया, ऑर्किड है, पाइनएप्पल्स हैं, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये जीरिक कंडीशन वाले प्लांट में ही हमको देखने को मिलता है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें बेसिकली, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा नाइट का, रात का, और ये है डे टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है रात से। रात में क्या करा जाता है, स्टोमेटा ओपन करा जाता है, CO2 की एंट्री करवाई जाती है, और इस CO2 को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, पेप के द्वारा। ये हम कह रहे हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इसको एक्सेप्ट करवाया जाता है, जैसे C4 में होता है वैसे ही पेप कार्बोक्सिलेज की मदद से, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की मदद से, और ये पेप कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सिलो एसीटेट में। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा हो गया हमारे पास, 4 कार्बन का ऑक्सिलो एसीटेट। फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से मैलेट में, और फिर इस मैलेट को स्टोर कर लिया जाता है वैक्यूल में। ठीक है, इस मैलेट को स्टोर कर लिया जाता है वैक्यूल में। उसके बाद खत्म, यहाँ पे रात का काम खत्म। अगले दिन दिन होता है, सूरज निकलता है, सूरज निकलता है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, और वहां पे स्टोमेटा क्लोज कर दिए जाते हैं, बिल्कुल भी CO2 एक्सेप्ट नहीं करी जाती है। जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी तो हमें C3 साइकिल में जरूरत पड़ेगी CO2 की। अब आप CO2 कहाँ से लाओगे, फिर से इस मैलेट को जो है वो बाहर लाया जाता है, और इसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, इसको कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से हमको CO2 जो है वो ईल्ड होती हुई मिलती है। ठीक है, हमको यहाँ से CO2 जो है वो ईल्ड होती हुई मिलती है, एक पाथवे। दूसरा पाथवे ये है कि इसको हम मैलेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्सिलो एसीटेट से हम इसको पेप कार्बोक्सी काइनेज यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, इसको आप अपने साथ लिख लीजिएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। इस एंजाइम की मदद से हम इसको पेप में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और यहाँ से CO2 यील्ड कर लेते हैं। तो बेसिकली इन दोनों ही पाथ के थ्रू हम CO2 यील्ड कर सकते हैं, और इस CO2 को हम एंटर कर देते हैं केल्विन साइकिल में। आपको पता ही है केल्विन साइकिल में क्या होने वाला है। ठीक है, और फिर से इस पेप को हम रख लेते हैं कि अगले दिन फिर से रात में इसको ओपन करेंगे, और फिर से वैसे ही CO2 एक्सेप्ट करके अपने पास रखेंगे। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को हम कहते हैं क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम साइकिल। ठीक है, जो हमको देखने को मिलती है। So these are the major photosynthetic pathways that were running, और आई होप आपको इन तीनों का डिफरेंस और इनकी मतलब क्यों ये बने आपको समझ में आ गई होगी कि क्या जरूरत पड़ी थी। तो इसी वजह से ये एक दूसरे से किन किन पहलुओं पे अलग है। ओके, सो देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, क्योंकि वहां से भी काफी क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं अपने एग्जामिनेशन में। टॉकिंग अबाउट अवर नेक्स्ट प्रोसेस, एन ईविल प्रोसेस, फोटो रेस्पिरेशन। ईविल भी नहीं कह सकते, मैं इसकी अच्छाई भी आपको बताऊंगा, बड़ी मजेदार चीजें। होता क्या है, फोटो रेस्पिरेशन जो है बेसिकली जो अभी तक हम बताते चले आ रहे हैं, रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की मदद से हमको देखने को मिलती है। होता क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट बाय रूबिस्को प्रोड्यूसेस 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये आपको हर हाल में याद रखना ही रखना है कि अगर रूबिस्को अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, यानी कि RBP पे वो ऑक्सीजन ऐड करवाएगा, तो 5 कार्बन हमारे पास हैं, उन्हीं 5 कार्बन में हमको 2 कंपाउंड मिलेंगे, एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एक 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसी प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या, जब हमको क्या क्या देखने को मिले, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी देखने को मिले, और एक दो कंपाउंड मिले, एक 3 कार्बन का 3 फॉस्फोग्लिसरेट और एक 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, तो बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन एफिशिएंसी घटाता है हमारी फोटोसिंथेसिस की। कैसे घटाता है, फर्स्ट ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन, ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड विच इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हम यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे, वो रिवर्सल हो रहा है हमारी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। तो पूरी तरीके से जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, जो कि रिड्यूस कराती है एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट में कार्बन को, वो चीज़ एकदम उल्टी हो रही है। तो पहले ही हमारी एफिशिएंसी वहाँ पे कम हो रही है। उसके बाद हमें क्या होता है कि इट इज नेसेसरी टू रीसिंथेसाइज राइबोलोज बेस फॉस्फेट एंड टू रिड्यूस द फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो हमें फॉस्फोग्लाइकोलेट को रिड्यूस करना पड़ता है। बेसिकली हमारा बहुत सारा ATP लगता है और बहुत कम ईल्ड हमको यहाँ पे देखने को मिलती है।
लेकिन क्यों होती है ये प्रोसेस? जब इतनी ही बुरी है तो क्यों नहीं नेचर ने हटा दी? नेचर ने सब कुछ हटाया, इसे क्यों नहीं हटाया? तो होता क्या है कि कभी कभी अगर बहुत ब्राइट सनी डे है, बहुत ज़्यादा आपको लाइट जो है वो ब्राइट देखने को मिल रही, बहुत लाइट एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो उस जगह पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी क्या, कि आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। अब बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो बहुत सारे एटीपी बनेंगे, बहुत सारे एटीपी बनेंगे तो आपको लगातार उन्हें एडीपी में कन्वर्ट करके लगातार डार्क रिएक्शन चलाते रहना होगा। लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। या हम ये कह लें बेसिकली, अगर आपको लगातार एटीपी सिंथेसाइज करते जाने तो आप उसे एटीपी को आपको खाली भी करना होगा। मतलब आपको एटीपी को वापस से कन्वर्ट भी करना होगा एडीपी प्लस पीआई में। अगर आप नहीं करोगे तो ये एटीपी कैसे बनेगा दोबारा, और अगर दोबारा नहीं बनेगा तो जो एनर्जी इसमें स्टोर होनी है वो एनर्जी ऐसे ही रिलीज होने लगेगी, आपकी फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म जो मशीनरी है उसको डिग्रेड कर देगी। तो हमें उस एनर्जी को कहीं ना कहीं स्टोर करना ही करना है। तो होता क्या है कि जब हमें ज़रूरत होती नहीं है एटीपी की, और एटीपी बनाने भी हमें ज़रूर है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें खर्च हो एटीपी, कि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी खर्च हो, यील्ड कम हो। ठीक है, तो ये प्लांट खुद चाहता है। जब ये प्लांट खुद चाहता है तो खुद से वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी से ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, और वहाँ पे हमको एटीपी जो है वो खर्च ज़्यादा हुए मिलते हैं, और यील्ड जो है ओवरऑल हमारी कार्बोहाइड्रेट की वो हमें कम देखने को मिलती है। इसीलिए नेचर ने आज तक ये प्रोसेस कभी हटाई नहीं। ये प्रोसेस हमेशा से ऐसी ही चलती आ रही है। साइंटिस्ट ने कोशिश करी भी थी, लेकिन यील्ड बढ़ने की बजाय और कम हो गई, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेटिक मशीनरी डिग्रेड होने लगी। ठीक है, तो ज़रूरी है फोटोसिंथेटिक मशीनरी को बचाने के लिए हमें ये करना है ना। और काफ़ी C4 प्लांट जो है उसमें हमको ये देखने को बहुत ही कम उसमें मिलती है, क्योंकि इसको कम किया जाता है प्लांट्स के द्वारा खुद से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा CO2 कंसेंट्रेशन जो है वो नहीं रहती। ठीक है, तो वहाँ पे इन्हें खुद से कम किया जाता है। प्लांट अगर खुद से कुछ अडेप्ट कर रहा है तो वो उसकी अपनी चीज़ है, लेकिन आप नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, है ना। तो अगर सबसे ज़रूरी है इसकी प्रोसेस से ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे क्या निकल के आती है हमारे पास, कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हैं, उसमें उसके साथ जाके ये प्रोसेस पूरी हो पाती है। कौन कौन से ऑर्गेनल? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया 3 ऑर्गेनल एक साथ मिल के काम करते हैं, तब इस रिएक्शन को, तब इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। सबसे पहले आपको पता है केल्विन साइकिल रन करती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो वहाँ पे राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट में रूबिस्को की मदद से हम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करते हुए ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं। जब हम ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें निकल के आती हैं, एक 3 कार्बन कंपाउंड, एक 2 कार्बन कंपाउंड। वो 3 कार्बन कंपाउंड को तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस 2 कार्बन कंपाउंड के जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, जो 2 कार्बन कंपाउंड है, इसको हमें वापस से कन्वर्ट करना होता है 3 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, और वो कैसे होता है? वो होता है बड़ी मुश्किल से। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट से इसको ले जाया जाता है, कहाँ पे? पेरोक्सीसोम में, ग्लाइकोलेट की फॉर्म में। इसका फॉस्फोरेट ग्रुप निकाल के इसको ग्लाइकोलेट की फॉर्म में ले जाया जाता है। ग्लाइकोलेट से इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में। ठीक है, ग्लाइकोलेट से इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में, और इसी स्टेप पे H2O2 सिंथेसिस होती है। पेरोक्सीसोम में इसीलिए स्टेप कराई जाती है क्योंकि ये जो H2O2 सिंथेसिस हो रही है, इसको कैटालेज एंजाइम वहाँ से पहले ही प्रेजेंट होता है, जो कि इस H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज़ पूछी जाती है, किस ऑर्गेनल में किस स्टेप पे फोटो रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है? तो पेरोक्सीसोम में बनती है जब हम ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट करते हैं। फिर ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन बनाया जाता है, और इस ग्लाइसिन को हम लेके जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फिर इस ग्लाइसिन में हम क्या करते हैं? इस ग्लाइसिन को हम कन्वर्ट करते हैं सीरीन में, और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है CO2 और NH3 का एवोल्यूशन। ठीक है, और एक बार हमारा सीरीन बन गया तो इस सीरीन को हम कन्वर्ट करते हैं ग्लिसरेट में, और फिर इस ग्लिसरेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट में वापस से क्लोरोप्लास्ट में आने के बाद। तो बेसिकली फॉस्फोग्लाइकोलेट को 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 ऑर्गेनल्स की जरूरत पड़ती है। और आपको याद क्या रखना है, सीरीन कहाँ बनता है ये?
ग्लाइऑक्सिलेट कहाँ बनता है ये, H2O2 कहाँ बनता है ये, और 3 जब हम ऑक्सीजन एक्टिविटी शो करता है रोबोस्कोप तो कौन कौन से 2 कंपाउंड हमको देखने मिलते हैं। आप इतना याद रखिए, फोटो रेस्पिरेशन के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, आसान थी, मज़ेदार थी, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। कोई भी दिक्कत होती है तो यू गाइज नो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. Do let us know if you have any query. You can visit the website and you can contact on the given contact details. Thank you so much.